स्थापत्य पढ़ना है, वास्तुकला। यस, स्थापत्य क्या होता है? स्थापत्य किसे कहते हैं? स्थापत्य कला में कौन सी चीजें आती हैं? बताइए, पता है कुछ? लिखा हुआ स्थापत्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अच्छा, फिलहाल तो ये तो मुझे भी नहीं पता। यहाँ पे वास्तुकला को तो आर्किटेक्चर कहते हैं, और वास्तुकला ये जो भवन निर्माण कला होता है इसी को कहते हैं स्थापत्य कला। जो भी चीजें हम बनाते हैं, चाहे वो घर हो, कोई किला, हाँ जो भी बोलते हो, मुझे भी इसका इंग्लिश नहीं पता स्थापत्य का। भवन में निर्माण होता है, उसमें जो कलाकारी की जाती है उसे बोलते हैं। नहीं, भवन जो निर्माण किया गया भवन को ही स्थापत्य कहते हैं। जितनी भी, जैसे जो ताजमहल है ये स्थापत्य कला का उदाहरण है, जो आपका लाल किला है स्थापत्य कला का, जो ये आपका स्कूल है ये स्थापत्य कला का। लेकिन वास्तु क्या है? जैसे कि किचन कहाँ होना चाहिए, बेडरूम किधर होना चाहिए, घर के दरवाजे का किधर होना चाहिए, ये वास्तुशास्त्र में होता है ना, इसको वास्तुकला कहते हैं। तो ये जो वास्तुकला होता है ये स्थापत्य कला से ही जुड़ा होता है। तो चूंकि हम पढ़ रहे हैं कला एवं संस्कृति, कला एवं संस्कृति में हमने कल देखा सभ्यता और संस्कृति। आज हम देखेंगे स्थापत्य कला, यानी कि हमारे देश में स्थापत्य कला का विकास कब से हुआ है और आज हम कहाँ तक पहुँचे हैं। तो आपने अगर एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो इंसान था वो आदिवासी था, वो जंगलों में रहता था, पहाड़ों में रहता था, गुफाओं में रहता था, उसके पास कोई घर नहीं होता था, वो कच्चा मांस खाता था, उत्पादन करना भी नहीं जानता था। नवपाषाण काल में वो उत्पादन करना शुरू किया, फिर उसने कच्ची ईंटों का घर बनाना शुरू किया, और आगे चल करके जब सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम आता है तो आपने देखा कि इंसानों ने पहली बार पक्की ईंट बना करके भवन निर्माण करना शुरू किया, और वो भवन 1 से 2 तल्ले के भी होते थे। साथ ही जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये अपने आप में काफ़ी विकसित सभ्यता थी, और अगर बात करें तो वर्तमान के शहर भी उतने उन्नत, उतने खूबसूरत नहीं है जितने कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता के थे। यानी कि स्थापत्य के क्षेत्र में वो हमसे बहुत आगे थे। आज से सदियों पहले, शताब्दियों पहले, ईसा पूर्व में जब हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इंसान पक्की ईंटों का घर बनाएगा और इतना खूबसूरत नगर का निर्माण करेगा, इतनी बढ़िया उसकी व्यवस्था होगी, जल प्रबंधन प्रणाली होगा, तब इंसानों ने ऐसी चीजें संभव करके दिखाई थी। आज हम जिस स्मार्ट सिटी की कल्पना करते हैं कि वहाँ पे पक्की रोड होंगे और सब रोड एक दूसरे को सपोर्ट पे काटेंगे, या जाम नहीं लगना चाहिए, घरों से पानी निकलना चाहिए और वो ढकी हुई नालियों में होना चाहिए, और वो नालियाँ जो है बाहर नगर के निकल जाना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए। जो व्यवस्था आज सरकार स्मार्ट सिटी के रूप में देख रही है, ये व्यवस्था, इस स्मार्ट सिटी की जो आप कल्पना कर रहे हैं, ये व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने पहले ही इम्प्लीमेंट कर डाला। सोचिए आपके पूर्वज कितने ज़्यादा आगे थे इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, या उनकी जो एक तरीके से कहिए कि उनका जो अभियांत्रिकी था, प्रौद्योगिकी था, वो कितना उन्नत था। वर्तमान में आप ईंट बनाते हैं तो उसमें लंबाई का आधा चौड़ाई होता है, चौड़ाई का आधा मोटाई होता है, यानी कि 4 सेंटीमीटर लंबाई है तो 2 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर मोटाई होता है। ये मानक का ईंट आज आप बनाते हो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में इस मानक का ईंट तभी बनाया गया था। आज हम जो है सीमेंट का उपयोग करते हैं घरों को पक्का करने के लिए, लेकिन उस समय के लोग सीमेंट जैसे पदार्थ को बना करके घर को पक्का करते थे। आज जिस बिटुमिन्स का उपयोग करके आप सड़क को प्लास्टर करते हो, मजबूत करते हो, उसका उपयोग करके वो अपने फर्श को मजबूत किया करते थे। सोचिए कितनी उन्नत टेक्नोलॉजी थी उनकी। आज हम तांबा और जस्ता को मिला करके पीतल बनाते हैं, वो उसी समय तांबा और टीन को मिला करके कांस्य जैसा धातु का निर्माण कर चुके थे। तो वो इतनी ज़्यादा उन्नत उनकी सभ्यता कैसे थी, वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी से कैसे परिचित थे, उन्होंने इतना बढ़िया काम कैसे किया था, ये तो वही जाने। और हाँ, वो कैसे विलुप्त हो गए वो तो आज तक रहस्य ही है। आज तक उसका कोई बहुत ऑथेंटिक प्रमाण हमें नहीं मिलता है। हाँ, उनके पतन के पीछे हम मानते हैं कहीं सूखा आया था, कहीं बाढ़ आई थी, कहीं व्याक्रमण हुआ था, कहीं भूकंप आया था, ऐसे बहुत सारे हमें अलग अलग साक्ष्य अलग अलग देश से मिलते हैं। लेकिन वो चर्चा में हमेशा क्यों बने रहते हैं? अपनी नगरीय व्यवस्था की वजह से, अपनी स्थापत्य कला की वजह से, जो उन्हें सबसे ज़्यादा विशिष्ट बनाता है, सबसे ज़्यादा अलग बनाता है। इसी वजह से हम सिंधु घाटी सभ्यता को कई नाम से जानते हैं। एक तो हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के नाम से, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा नामक नगर सामने आया, उसी के नाम पर सभ्यता का नाम
खुदाई शुरू हुआ तो सिंधु नदी के आसपास ज़्यादा नगर मिले, ज़्यादा बस्तियाँ मिली। उस आधार पर हमने कह दिया ये सिंधु घाटी सभ्यता है। फिर हमने देखा कि यहाँ का नगर नियोजन इतना विशिष्ट है कि समकालीन विश्व की अन्य सभ्यताओं में ऐसे नगर नियोजन का कहीं नामो निशान नहीं है, तो हमने इसको नगरीय सभ्यता भी कह दिया। लेकिन फिर हमने देखा कि वहाँ के लोगों ने वैज्ञानिक विधि से कांसा बनाना सीख लिया था और वो तांबे और नील को मिला करके कांसे जैसे धातु का निर्माण कर चुके थे और उसका उपयोग बड़े पैमाने पे करते थे। तो फिर हमने इसको कांस्ययुगीन सभ्यता भी नाम दे दिया। लेकिन आगे चल करके जब घग्गर नदी के आसपास बहुत ज़्यादा बस्तियाँ मिलने लगी तो फिर डिस्प्यूट खड़ा हो गया कि सिंधु घाटी से भी ज़्यादा बस्तियाँ घग्गर नदी सरस्वती नदी के आसपास मिल रही है, तो क्या आप हम इसे घग्गर सभ्यता नाम दे दें? तो यहाँ पे विद्वानों का पैनल बैठा कि अब हम क्या करें, क्योंकि इसके बहुत सारे नाम हो गए। सबसे ऑथेंटिक नाम क्या होना चाहिए? जैसे आपको कोई कुछ और नाम से बुलाए, मम्मी कुछ और नाम से, पापा कुछ और नाम से, गाँव के लोग कुछ और नाम से, तो एग्जैक्ट नाम क्या हो? तो इस पर जब पैनल बैठा तो विद्वानों ने कहा कि जो नगर सबसे पहले सामने आया खुदाई के दरमियान, उसी के नाम पे इसका नाम सबसे ऑथेंटिक होना चाहिए। तो ये एग्जाम्पल क्वेश्चन भी बन चुका है। उसमें ऑप्शन में था सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता, नगरीय सभ्यता, और पूछा था इसमें सबसे ऑथेंटिक सिंधु घाटी सभ्यता का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा? हड़प्पा सभ्यता। लेकिन अगर उपरोक्त सभी का ऑप्शन हो तो उपरोक्त सभी कर देंगे आप लोग, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं है तो हड़प्पा सभ्यता को टिक करेंगे, वही सबसे ऑथेंटिक नाम इसका होता है। तो हम बात करें कि स्थापत्य की, तो सिंधु घाटी सभ्यता के पहले स्थापत्य का हमारे यहाँ कोई नामो निशान नहीं था, क्योंकि आदिवासी जो थे वे जंगलों में रहते थे, गुफाओं में रहते थे। फिर उन्होंने नौपाषाण काल आ गया तो झोपड़ी बनाना शुरू किया, कच्ची ईंटों का घर बनाना शुरू किया, जो कि बहुत उन्नत नहीं था। आगे चल करके जब सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम आता है तो इन लोगों ने नगर नियोजन बनाया, और इनका नगर जो था ऐसा नहीं था कि पहले मकान बना लिया जैसे वर्तमान में होता है, हम घर बना लेते हैं, फिर सोचते हैं कि रास्ता कहाँ से निकालें, और फिर रास्ते के लिए मारपीट होती है। फिर पता चलता है कि बारिश के मौसम में पानी भर गया तो फिर हम पानी निकालने के लिए झगड़ा करते हैं, और गांव में मोस्टली रास्ते और पानी निकासी के लिए ही झगड़े होते रहते हैं। क्योंकि जब हम घर बनाते हैं तो ये नहीं देखते कि हमारा रास्ता कहाँ से जाएगा और पानी कहाँ से जाएगा, तो ये झगड़े हमेशा बने रहते हैं। और ये समस्या नगरों में भी है, जल जमाव की समस्या मुंबई जैसे नगरों में भी होता है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इतने समझदार थे कि उन्होंने घर बनाने के साथ साथ ही सड़कें भी बनाई और नालियाँ भी बनाया, तीनों एक साथ वो बनाते थे। ऐसा नहीं कि घर बनाया पहले, सड़क बाद में, नाली बाद में, तीनों के लिए इसका मतलब साथ में जगह छोड़ी जाती थी, तीनों को साथ साथ बनाया जाता था। घर की जो नालियाँ होती थी वो गली की नालियों से अटैच होती थी, गली की नालियाँ जो होती थी वो मेन नालियों से अटैच होती थी, मेन नालियाँ जो होती थी वो नगर से बाहर जा कर के चाहे किसी तालाब में या नदी में जो भी होता था उसमें अटैच कर दिया जाता था, और ये पूरी की पूरी पक्की कर दी जाती थी, इनको प्लास्टर कर दिया जाता था। ये लोग बिटुमिनस और जिप्सम जैसी चीज़ों से उसका पक्कीकरण कर देते थे। और जो नालियाँ होती थी उसमें स्लोप बनाया जाता था ताकि जो पानी है वो कहीं रुके ना, ढाल दिया जाता था उसमें, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे बना दिया और पानी उसी में जमा हुआ है। स्लोप बनाते थे कि पानी जो है वो नगर के बाहर आसानी से निकल जाए। साथ ही उस नालियों में वो जगह जगह पे होल, हाँ चैम्बर भी बनाते थे, जिसको मेन होल कहा जाता था। उस मेन होल में वो लोग ढक्कन भी रखते थे, उस होल में जो कचरा होता था वो इकट्ठा होता रहता था, और फिर उस ढक्कन को हटा करके समय समय पे, महीने 2 महीने में कचरे को निकाल दिया जाता था, जिससे वो नालियाँ कभी जाम नहीं होती थी, और वो पानी निरंतर घरों से निकल करके नदी में चला जाता था। उनके घरों में शौचालय भी थे, जैसे वर्तमान में आपके यहाँ शौचालय होते हैं, ऐसे शौचालय भी होते थे, क्योंकि नालियाँ स्लोप में होती थी तो वहाँ से जो भी शौच वगैरह होता था वो भी बाहर निकल जाता था। तो उनके घर में किचन भी होते थे, शौचालय भी होता था, पानी के लिए सबके घरों में लगभग सेपरेट कुएँ भी होते थे, मोहनजोदड़ो वगैरह में सेपरेट कुएँ भी पाए गए हैं जो पानी की व्यवस्था करते थे। मकान 2-2 मंजिले तक पाए गए हैं, तो इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में रहता है जो सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन है या यहाँ का जो स्थापत्य है। क्योंकि हम स्थापत्य पढ़ रहे हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापत्य तो सबसे ज़्यादा विशेष है। एक तो अपने काल के आधार पर इतना प्राचीन होने के बावजूद इतना विशिष्ट है, हम इससे वर्तमान में सीख रहे हैं कि हमें स्मार्ट सिटी कैसे बनाना चाहिए। उस समय का जो नगर था ये ज़्यादातर आयताकार या वर्गाकार में बसा था, या तो वो आयताकार बसा था या वर्गाकार में बसा था। इसमें एक सड़क जो है उत्तर से दक्षिण को जाती थी, जो काफ़ी चौड़ी होती थी, जैसे वर्तमान में आपका हाईवे होता है,
और इनके जो भवन थे उसी समय सोचिए लोग 2-2 मंजिले का मकान बना लिया करते थे। छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। इनके जो छत होते थे वो ईंट के होते थे, लेकिन जो मोस्टली छत जो होता था वो लकड़ी का होता था, लेकिन दीवार जो होता था वो ईंट का बनाते थे। इस यहाँ से एक और भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ मिला है, विशाल स्नानागार। नाम सुना होगा आपने, विशाल स्नानागार मिला है और कई जगहों से मिला है, लेकिन जो मोहनजोदड़ो का है ये ज़्यादा खास है। ये सबसे बाकियों से सबसे बड़ा है। और ये जो स्नानागार मिला है ये माना जाता था कि ये धार्मिक अनुष्ठानों के लिए था। जैसे वर्तमान में लोग कोई खास पर्व आता है तो नदी में नहाने जाते हैं और वहाँ पे नहाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ऐसी कोई धार्मिक मान्यता नहीं होगी कि लोग यहाँ पे स्नान करते थे, पूजा करते थे। और ये जो स्नानागार था इसके चारों तरफ जो है बरामदे बने हुए थे और उन बरामदों में कमरे बने हुए थे जगह जगह पे, यानी कि जहाँ पे लोग स्नान करने के बाद जाकर के कपड़े चेंज कर सकते थे। और इस स्नानागार में पानी लाने के लिए कुआं बनाया गया था, उस कुएं से साफ पानी लाया जाता था। और इस स्नानागार से फिर गंदा पानी निकल करके गड्ढे में चले जाए उसके लिए भी व्यवस्था किया गया था। ये नहीं कि उसमें पानी भरा रहे और पानी में सड़न आ जाए या उसमें काई छलक जाए। साथ ही जो स्नानागार था इसका जो फर्श था इसको पक्का किया गया था, इस पर बिटुमिनस या जिसको अलकतरा कहते हैं वो डाल करके फर्श को इतना बढ़िया बनाया गया था कि पानी वहाँ से रिसता नहीं था। बहुत ही खूबसूरत ये पक्कीकरण किया गया था। इसमें उत्तर से और दक्षिण से सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी नीचे उतरने के लिए। जैसे वर्तमान में भी आप देखते होंगे ना, पोखरे वगैरह में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, आप नीचे तक जा सकते हैं। ऐसी सीढ़ियाँ इसमें भी बनी थी कि नीचे तक जा करके आप स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद जब आप निकलेंगे फिर रूम में जाकर के कपड़े भी चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर पानी गंदा हो गया है तो इसे निकाला भी जा सकता है और फिर इसमें स्वच्छ पानी को भरा भी जा सकता है। ये वहाँ का एक अद्भुत स्थापत्य है जो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नगर है उसमें आपका मोहनजोदड़ो है। और मोहनजोदड़ो से ईंट बनाने का भट्टे का साक्ष्य भी मिला है जहाँ पे ईंट पकाया जाता था। मोहनजोदड़ो से आप जानते हैं कांसे की नर्तकी मिली है जो कि आपके बहुत खूबसूरत मूर्तियों का उदाहरण है। आपको मैंने एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ाया भी था, अगर आपने पढ़ा भी होगा, कि इन लोगों ने वो मूर्तियाँ बनाने के लिए जिस टेक्निक का प्रयोग किया था उसे लुप्त पद्धति कहते थे। क्या आप लोगों को पता है लुप्त पद्धति, लॉस्ट बैक्स तकनीक? पिछले साल मैंने हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ाई थी। क्या आप लोगों में से किसी को याद है? कोई है पिछले साल का? कोई नहीं है। तो पिछले साल हिस्ट्री मैंने पढ़ाया है, बहुत विस्तारपूर्वक पढ़ाया था। तो पिछले साल इस बार देखिए मुझे हिस्ट्री नहीं मिला। वैसे मेरा हिस्ट्री से ही मैंने 2 बार नेट क्वालिफाई किया है। और हिस्ट्री मतलब हालांकि सभी सब्जेक्ट में नॉलेज है ऐसा नहीं है, लेकिन हिस्ट्री को मैं बहुत बारीकी से जानती हूँ। तो मतलब ये मैं बता रही हूँ, सुनिएगा। लॉस्ट बैक्स तकनीक का उपयोग इन्होंने किया। ये सारी चीज़ें पिछले साल मैंने बहुत विस्तारपूर्वक पढ़ाई है। पिछले साल का एक भी बच्चा नहीं है नहीं था उनका पहले की वो इधर नहीं आती। अच्छा, तो ये जो लास्ट बैक्स तकनीक है ये तकनीक हम वर्तमान में उपयोग में लाते हैं। और इसमें क्या था, वैक्स में जानते हैं मोम, लॉस्ट मीन्स होता है खो जाए, गायब हो जाए। यानी कि ये लोग क्या करते थे, जो मूर्तियाँ बनानी होती, नटराजन की मूर्ति देखा आपने, 4 भुजाएं होती हैं, पैर डांस वाली मुद्रा में होती हैं और हर भुजा में उनके किसी में आग किसी में कुछ उन्होंने पकड़ रखा है और वो एक रिंग नुमा जो आग जल रहा होता है उसी के बीच में वो डांस कर रहे होते हैं तांडव मुद्रा में। और उसमें पूछता भी कितनी भंग है, कितनी जगह पे मतलब जो है हाथ शरीर में भंग मतलब कि मोड़ है, ये सब क्वेश्चन बनता है। और हालांकि जो नटराजन की कांस्य प्रतिमा है ये जो है चोल साम्राज्य से संबंधित है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किस साम्राज्य के लोग नटराजन की मूर्ति बनाते थे, तो ये चोल साम्राज्य के लोग बनाते थे। और ये कांस्य प्रतिमा होता है, ये कांस्य का होता है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसी प्रतिमा मोहनजोदड़ो से मिली है और साथ ही नहीं, ऐसी प्रतिमा हड़प्पा से मिली है। मोहनजोदड़ो से जो मिली है वो नर्तकी की मिली है और वो भी किसकी बनी है, कांस्य की बनी है। 10 इंच लंबी है वो जो नर्तकी की मूर्ति है जो कि मोहनजोदड़ो से मिली है। और ये लास्ट बैक्स तकनीक से बनी है जिसे लुप्त विधि कहते हैं या इसी को मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं। ये विधि क्या है सुन लीजिएगा। मोम होता है, मोम बहुत सॉफ्ट होता है, जैसे जो आप अगरबत्ती जलाते हैं वो मोम होता है ना, काफ़ी सॉफ्ट होता है, उसको आप जैसा चाहे आकृति दे सकते हैं। अगर आपको मोम दे दिया जाए और कहा जाए कैसा भी आकृति बना दीजिए, इंसान का, भगवान का,
जाती है ना पकने के बाद, वो मिट्टी की मूर्ति मजबूत हो गई, लेकिन गर्म होने में उसके अंदर जो मोम था वो पिघल करके बाहर निकल गया। अब एक खोखली मूर्ति तैयार हो गई। बात समझ में आया? मोम का मूर्ति बनाया, उसके ऊपर मोटा चिकनी मिट्टी का परत लगाया, वो मूर्ति की नुमा संरचना बन गई। आपने इसको सुखाने के बाद पकने के लिए डाल दिया। पकने के बाद वो काफ़ी मजबूत हो गया मिट्टी, लेकिन उसके अंदर जो मोम था, आपने सर के पास या पैर के पास कहीं होल किया था, वो उसी रास्ते से पिघलने के बाद निकल गया। अब आपके पास एक खोखली मूर्ति है जो उसी संरचना की है जैसा आप जाना मतलब देना चाहते थे। उसके बाद वो लोग क्या करते थे, कांसे को पिघला करके या जो भी मूर्ति बनाना होता, सोना चांदी, उसको पिघला करके उसी होल के रास्ते से उस मूर्ति में भर देते थे। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते थे, और जब वो अंदर का जो पिघला हुआ पदार्थ है ठंडा होने के बाद मूर्ति का रूप ले लेता था, तो चिकनी मिट्टी का जो परत होता था उसको तोड़ के निकाल देते थे, और फिर उनको जैसी मूर्ति चाहिए होती थी वैसी मिल जाती थी। ये टेक्निक सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास थी। उन्होंने इसी टेक्निक से जो आपकी डांस फॉर्म में नर्तकी की 10 इंच मूर्ति मिली है कांसे की, उन्होंने उसी टेक्निक से बनाया था। और ये टेक्निक वर्तमान में जीआई टैग प्राप्त है। कर्नाटक, तमिलनाडु ऐसे जगहों पे इस तरह की मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। कांसे की जो वर्तमान मूर्तियाँ आपको मिलती हैं, ये लॉस्ट बैच तकनीक से ही बनाई जाती हैं। हालांकि हमारे पास बहुत सारे संसाधन हैं, हम बना सकते हैं, लेकिन उस समय के लोग इस टेक्निक के द्वारा इस तरह की मूर्तियाँ, इस तरह के खिलौने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बनाते थे। तो एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार बनता है, लॉस्ट बैच टेक्निक क्या है या इससे क्या बनाया जाता है। तो ये लुप्तमोह पद्धति कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉस्ट बैच तकनीकी, और इसी को मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं। मधुच्छिष्ट मतलब होता है मधु जो छत्ते में होता है, जब छत्ते को हम निचोड़ देते तो मधु उसमें से निकल जाता है, इसीलिए इसको मधुच्छिष्ट विधि भी कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन बने मधुच्छिष्ट विधि, या इसी को हम लास्ट वैक्स इंग्लिश में कहते हैं, या इसी को हम लुप्तमोह पद्धति, इसी के नाम ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है और मोस्टली नहीं पता रहता। बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नहीं पता होता है तो ये गलत हो जाता है। तो यहाँ की ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अपने आप में इतनी अद्भुत है कि सोच कर भी आश्चर्य होता है कि उस समय के लोगों का जो सोच है वो कितना आगे था कि वो इस तरह की चीज़ें कर लेते थे। और उसी समय की बात है, आप जानते हैं मिस्र में मम्मी वगैरह बनाया जाता था। मम्मी मीन्स आप क्या जानते हैं, मम्मी क्या होता है? अच्छा, जो हम ऐसे देखते हैं ना कि मूवीज में दिखाता है कि जो है मम्मी निकलता है उसके ऊपर कपड़े लगे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, वो तो अपनी कल्पना के लिए हो जाता है। हाँ, लेकिन ये है कि जैसे कोई राजा जो बहुत शक्तिशाली है, या कोई पुरोहित जो प्रकांड विद्वान है, जो बहुत ज़्यादा हमारे लिए जरूरी है, उपयोगी है, अगर हम उसका जैसे चाहते हैं कि हम इनके दर्शन हमेशा करते रहें या इनसे इंस्पायर होते रहें, या आने वाली पीढ़ी भी जाने की, जैसे अभी हमारे पास ये विधि होती और हमने चाणक्य जैसे लोगों के ऊपर उल्लेख लगा के रखा होता, तो हम जरूर देखना चाहते कि चाणक्य कैसे दिखते थे, या इंदिरा गांधी जैसे लोग जरूर देखना चाहते कि वो आयरन लेडी कैसे दिखती थी। तो उस समय के लोग ऐसे पर्सनालिटियों को जिनको हमेशा सदियों तक देखना चाहते थे या जिनकी बॉडी को बचा के रखना चाहते थे, उनकी शरीर में एक रासायनिक लेप बना करके लगा देते थे, और वो जो लेप होता था उनकी बॉडी को सड़ने नहीं देता था, और वो हजारों साल तक वो बॉडी नहीं सड़ती थी। अब सोचिए वो क्या लेप रहता होगा और उसमें क्या क्वालिटी रहती होगी कि वो बॉडी को नहीं सड़ने देता था। वर्तमान में हमारे पास शायद ऐसी टेक्निक हो कि हजारों साल तक किसी बॉडी को सड़ने से बचा सके, लेकिन उस समय के लोगों के पास वो टेक्निक थी और वो लोग ऐसा करते थे। और ये साक्ष्य एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। लोथल आप जानते हैं बंदरगाह नगर था, जहाँ से विदेशों को व्यापार किया जाता था, सामान भेजे जाते थे, सामान बनाया जाता था। वहाँ से जो है इसका साक्ष्य मिला है, मम्मी का साक्ष्य मिला है। उससे हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिस्र से व्यापार करते थे, वहाँ की इन सारी तकनीकों से वो परिचित थे। और सिंधु घाटी सभ्यता अपने आप में बहुत ही अद्भुत है सभ्यता। इसको पढ़ो तो एक अजीब सा मन में बेचैनी होता है कि आखिर ये समाप्त कैसे हुई, वो सारी टेक्निक कहाँ चली गई, लोग कैसे भूल गए, किन नहीं उसको अडेप्ट किया। कम से कम पर्सनली जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। हाँ, कैसे विलुप्त हुआ, इतने आप में एक अद्भुत सा सवाल है जिसका आज तक किसी का कोई जवाब नहीं है। तो वहाँ के लोगों के बारे में हम बात करें कि स्थापत्य का या हर क्षेत्र का अगर बात करें तो
करें, चाहे वो व्यापार की बात करें, चाहे वो नगर निर्माण की बात करें, या कॉटन से कपड़े बनाने की बात करें, या जीवन में खेल से लेकर के मनोरंजन तक की जो पद्धति उन्होंने अपनाई थी, जो वर्तमान में आप लोग शतरंज खेलते हो, ऐसा गेम बोर्ड वहाँ से मिला है। वो लोग उस समय के लोग जो है इस तरह की चीज़ें चेस वगैरह खेलना जानते थे, इस तरह का गेम बोर्ड वहाँ से मिला था। और वो लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, वो लोग जो है शिकार करते थे, इसका भी साक्ष्य वहाँ से मिला है कि वो लोग युद्ध प्रेमी नहीं थे, वो लोग शिकार करते थे, वो लोग व्यापार करना पसंद करते थे, वो लोग वाणिज्य के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होते थे। और वहाँ की जो सबसे खास बात है, एक तो नगर नियोजन और दूसरा उनकी जो मूर्ति बनाने की टेक्निक है, ये अपने आप में काफ़ी विशेष है, इसीलिए और भी ज़्यादा वो लोग परिचित है। दूसरे वहाँ से किसी मंदिर मस्जिद या ऐसी चीज़ों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, यानी कि जाति धर्म जैसा वहाँ पर कोई फाउंडेशन नहीं था। महिलाओं की मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं जिनका पूजा किया जाता था, जिससे पता चलता है कि वहाँ पे महिलाओं को समाज में ज़्यादा सम्मान प्राप्त था। इसीलिए कभी कभी बात की जाती है कि मातृ सत्तात्मक रहा होगा या माताओं का वहाँ पे प्रशासन चलता रहा होगा। इस तरह की बात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे वहाँ के कुछ महत्वपूर्ण नगरों का, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है आर्ट एंड कल्चर के। जैसे कि हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो का, जहाँ से आपको कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कि 10 इंच है और ये लुप्तमुख पद्धति से बनी है। साथ ही यहाँ से सबसे ज़्यादा संख्या में मोहरे में जानते हैं सिक्के मिले हैं, और ये सिक्के वो लोग सामान खरीदने बेचने के लिए उपयोग नहीं करते थे। ये और भी अद्भुत बात है कि वो लोग ऐसे सिक्के महत्वपूर्ण व्यापारियों के पास होते थे और वो उनके लिए मुहर का काम करते थे। जैसे आप ना स्कूल का एक मुहर होता ना, वो मुहर लगा देते हैं तो प्रमाणित हो जाता है कि स्कूल ने प्रमाणित कर दिया, या कहीं भी आप जाते हैं तो संस्था का मुहर होता है, उस मुहर से पता चल जाता है। मतलब व्यापार करने जाना है तो मोहर दिखाएं और व्यापार करें। हाँ, वो मुहर जो है उनके लिए एक प्रमाण होता है। साथ ही जैसे आप किसी को सामान भेजना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको सामान निर्यात करना है, अब आप हर जगह सामान लेके तो नहीं जाएंगे, तो वो लोग क्या करते थे, सामान को पैक कर देते थे। सामान को पैक कैसे करते थे, सामान को डब्बे में या झोले में जिसमें भी रखते थे, रखने के बाद उसके मुख पे चिकनी मिट्टी का लेप लगा करके उसको पैक कर देते थे, और उस गीली मिट्टी के उस मुहर से जो उनका प्रमाणित चिन्ह होता था उससे थप्पा लगा देते थे, छाप लगा देते थे और उसको सुखा देते थे। अब वो सूखने के बाद अगर उसको कोई छुएगा तो जाहिर सी बात है वो टूट जाएगा सिल, क्योंकि वो चिकनी मिट्टी है और उसको अगर कोई छेड़छाड़ करेगा तो तुरंत पता चल जाएगा कि किसी ने इसको खोला है, और वो मुहर विशेष लोगों के पास है तो उसको कोई दोबारा लगा भी नहीं सकता, तो लोग पकड़े जाते थे कि सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है। ऐसी टेक्निक सिंधु घाटी सभ्यता में चलती थी और वहाँ इस तरह की व्यवस्था बड़े पैमाने पर था, वहाँ भी इस तरह के मुहरों का प्रचलन था। और वर्तमान में हम जो अक्षर पढ़ते हैं, हिंदी में 52 होते हैं, इंग्लिश में आपके 26 होते हैं, लेकिन उन लोगों का जो लेटर है 64 लिपियाँ मिली होंगी, लिपियों की 64 मूल अक्षर मिले हैं। हालांकि वो क्या है, भाव चित्रात्मक है, वो लिखे हुए नहीं है, कोई ना कोई फिगर बना हुआ है और उस फिगर के द्वारा वो बात करते थे। उनकी जो लिपि है वो दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, जैसे हम पढ़ते हैं खरोश की लिपि इधर से इधर को लिखी जाती है, बताएं किसी को नहीं पता।
हड़प्पा से मिले हैं। और यहाँ से नटराजन की मूर्ति मिली हुई है, वहाँ से नर्तकी की मिली है, यहाँ से नटराजन की मिली है। ये रावी नदी के किनारे है हड़प्पा, और वो सिंधु नदी के किनारे था। और जो आपका हड़प्पा है ये पंजाब में है, पाकिस्तान में, और मोहनजोदड़ो आपके सिंध प्रांत में है, सिंधु नदी के किनारे। जो हड़प्पा है ये भी अपने आप में काफ़ी उस समय के एक तरीके से ये विशिष्ट है। यहाँ से एक कब्र मिला है 837, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 837 कब्र कहाँ से मिला है, 837 ये आपके हड़प्पा से मिला है। और ये यहाँ भी एक आश्चर्यजनक बात जानने को मिलेगा, जैसे वर्तमान में हम जैसे क्रिश्चियन है या इस्लाम है, ऐसे में जब लोगों की मृत्यु होती है तो डेड बॉडी को एक ताबूत में रख के फिर उस ताबूत को दफन किया जाता है ना। यहाँ से ताबूत में रख के डेड बॉडी को दफन किया गया है 837 नामक कब्र में, जो कि हड़प्पा से मिला है 837 नामक कब्र, जिसमें ताबूत में रख करके देवदार की लकड़ी के बने ताबूत में डेड बॉडी को रख करके दफन किया गया है। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। तो दो महत्वपूर्ण नगर होंगे, इनकी खास विशेषताएं। और साथ ही कालीबंगा है, कालीबंगा में जैसे हम वर्तमान में आपने पढ़ा था अंतरा फसलीकरण, एक साथ 2-3 फसल लगाना, सरसों के साथ गेहूँ लगाना, ऐसी पद्धति का वहाँ भी उपयोग करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और ये साक्ष्य हमें मिला है कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है, इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और यहाँ से अंतरा फसलीकरण का साक्ष्य मिला है, जुटे हुए खेत का साक्ष्य मिला है। यहाँ से फर्श के पक्कीकरण का और फर्श में अलंकरण डिजाइन बनाने का साक्ष्य मिला है। साथ ही मानव के दिमाग का शल्य चिकित्सा का साक्ष्य मिला है, दिमाग का ऑपरेशन किया गया है, ये कालीबंगा से मिला है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से मेसोपोटामिया के बेलन आकार का मुहर मिला है जो आपका कालीबंगा है। साथ ही यहाँ से 7 अग्नि वेदिकाएं मिली है जिसपे सामूहिक हवन करने का साक्ष्य मिला है। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ये सब आपके आगे का चलता पाठ है। नेक्स्ट है आपका चांद उपद्रव या शिव उपद्रव कहते हैं। यहाँ पे बिल्ली का भी पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। साथ ही यहाँ से लिपस्टिक का साक्ष्य मिला है, जो महिलाओं के सौंदर्य फेस पाउडर मिला है। यहाँ से पुरुषों के दाढ़ी बनाने का उस्तरा मिला है। ऐसे मनका बनाने का यहाँ से फैक्ट्री मिला है। मनका मीन्स होता है गुड़िया, मोती, जिसका माला बनाते हैं। ये यहाँ से फैक्ट्री मिली है जहाँ पे मनके बनाए जाते थे अलग अलग आकार के, और पुरुष और महिला दोनों इस तरह की चीज़ों का जो है उपयोग करते थे। तो ये शायद प्रसाधन का फैक्ट्री यहाँ पे था, या ज़्यादातर श्रृंगार सामान जो है वो आपके चिन्मुद्रों में बनते थे। साथ ही चिन्मुद्रों एक ऐसा नगर है जो 2 भागों में बटा है लेकिन एक भी दुर्गीकृत नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा नगर है जो 2 भागों में बटा है लेकिन एक भी दुर्गीकृत नहीं है, चिन्मुद्रो। और कालीबंगा ऐसा है जो 2 भागों में बटा है और दोनों को दुर्गीकृत किया गया। दुर्गीकृत मतलब समझते हैं, चार दीवारी से घेर दिया गया हो और एक दरवाजा हो जहाँ से लोग एंट्री करते हो, या कई दरवाजे हो लेकिन वो घेरा हुआ हो, चार दीवारें ऊंची ऊंची बाउंड्री से सुरक्षित कर दिया गया हो उसे। जैसे राजा लोग किले में रहते थे ना, उसी किले को ही दुर्ग कहा जाता है। दुर्ग कहिए, किला कहिए, और उसको जब किसी नगर को घेर दिया जाता है तो उसी को कहते हैं दुर्गीकृत। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सुरक्षा को इतना ध्यान देते थे कि इनके जो नगर थे मोस्टली 2 भागों में लगभग सारे नगर बटे हैं। अपवादिक जो आपका धौलावीरा है ये 3 भागों में बटा था, इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के मोस्टली सारे नगर 2 भागों में बटे हैं। एक पश्चिमी किला है जो ऊंचाई पर है, अपेक्षाकृत छोटा है, इसमें बड़े लोग रहते थे, अमीर लोग रहते थे, ये दुर्गीकृत था। जो पूर्वी किला था ये नीचे था, बड़ा था, इसमें ज़्यादा अमीर लोग नहीं रहते थे या निम्न वर्ग के लोग रहते थे। पश्चिमी किला दुर्गीकृत होता था, सुरक्षित होता था, क्योंकि बड़े लोग होते थे, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता था। मोस्टली सारी फैसिलिटी पश्चिमी किले में रहती थी, पूर्वी किले में इस तरह की व्यवस्था देखने को कम मिलती थी। और लेकिन जो आपका कालीबंगा है ये दोनों दुर्गीकृत है, चिन्मुद्रों का एक भी दुर्गीकृत नहीं है। और धौलावीरा जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और ये आपकी यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला 40वां स्थापत्य भी है, याद रखेंगे। ये 3 भागों में बटा है, तीनों को दुर्गीकृत किया गया है। और यहाँ से एक और भी बेहतरीन चीज़ मिलता है, इसका जो मध्यम नगर है यहाँ से स्टेडियम का साक्ष्य मिला है। सोचिए वर्तमान में जिस स्टेडियम की हम कल्पना करते हैं ऐसा स्टेडियम धौलावीरा के मध्यम नगर से मिला है और तीनों को दुर्गीकृत किया गया है। साथ ही यहाँ से पानी को संरक्षित करने का साक्ष्य मिला है, उच्च जल प्रबंधन प्रणाली मिला है धौलावीरा से। यहाँ पे बारिश के पानी को इकट्ठा करके उसका उपयोग करने का साक्ष्य मिला है। और यहाँ से सबसे लंबा जो है अभिलेख मिला है, बहुत सारे अक्षरों को लिखा गया है, एक
पे जो बंदरगाह बनाया गया है, इतना खूबसूरती से बनाया गया उसको, अभी तो नहीं लेकिन पिछले साल मैंने वो डायग्राम बना करके बताया था बच्चों को कि कैसे नदी से नहर निकाल करके बंदरगाह को सुरक्षित किया गया था, कैसे वहाँ पे आती थी नावें रुकती थी और सामान को कैसे उतारने का और उस पर रखने का किस तरह से व्यवस्था उन लोगों ने किया था, और फिर वो वापस उस नहर से होकर मेन नदी में आती थी और मेन नदी कैसे समुद्र में डूब जाती थी और वो लोग कैसे सामान लेकर के बाहर जाते थे। ये 200 मीटर लंबी दीवार सबसे बड़ी संरचना है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो आपके यहाँ का गोदीवाड़ा या जो वहाँ का बंदरगाह है। हालांकि सबसे बड़ी भवन की बात करेंगे तो वहाँ का अन्नागार है जो मोहनजोदड़ो में मिला है, ये सबसे बड़ा वहाँ का इमारत है अन्नागार। लेकिन संरचना की बात करेंगे तो जो यहाँ का गोदीवाड़ा या जो यहाँ का बंदरगाह है ये सबसे बड़ी संरचना है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि होमी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये लोथल से मिला है। साथ ही बंदरगाह नगर कौन है, लोथल है। इसके अलावा कपड़ों को कलर करने का कुंड कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। धान की भूसी कहाँ से मिली है, लोथल से मिला है। और मनका बनाने का कारखाना भी लोथल से मिला है। साथ ही लोथल से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। मनका बनाने का कारखाना चिंतपूर्णों में भी मिला है और अग्निकुंड का साक्ष्य कालीबंगा में भी मिला है, लेकिन लोथल से भी ये दोनों चीजें पाई गई हैं। साथ ही यहाँ से युग्म समाधियाँ मिली हैं, 3 युग्म समाधियाँ मिली है जहाँ पति पत्नी साथ में दफनाई गई है। इसके अलावा जो पंचतंत्र की कहानी सुनी आपने, लोमड़ी अंकुर खट्टे हैं वाली, वो भी यहाँ से मिला है। वो एक पात्र पर वो चित्र दर्शाया गया है। और ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं कि पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी का कहाँ से मिलता है साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में, या युग्म समाधियों का साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिलता है, या मन के बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। अगर ऑप्शन में चिंतपूर्णों और लोथल दोनों हैं तो दोनों हो जाएंगे, अगर दोनों नहीं है तो या तो लोथल होगा या तो चिंतपूर्णों होगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आप लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है और आपके आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है। तो ये महत्वपूर्ण जितने भी नगर हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मैंने आपको बता दिया। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा ये मैंने डिस्कस कर दिया। साथ ही आलमगीरपुर और राखीगढ़ी है। आलमगीरपुर आपको उत्तर प्रदेश का है। यहाँ से जो है चकला मिला है जिस पर रोटी बनाते हैं, बेलन और चकला, इसका साक्ष्य मिला है। साथ ही मिट्टी के बर्तन पर सांप की आकृति मिली है और ये सबसे पूर्वी नगर भी है और इंडस नदी के किनारे है। ये पता होना चाहिए। क्या आप लोगों को पता है सिंधु घाटी सभ्यता का चारों छोर कौन कौन से नगर हैं, कौन कौन से नदी के किनारे स्थित हैं, कितनी लंबाई थी, कितना चौड़ाई था, पता है आप लोगों को? एंशिएंट हिस्ट्री में आप लोगों को बताया नहीं गया? बहुत जल्दी बहुत शॉर्ट में सुल्तानगंज का। अच्छा, तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है, चिनाब नदी के किनारे। दाइमाबाद महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। और जो आपका आलमगीर है इंडस नदी के किनारे उत्तर प्रदेश में है। और जो आपका सुल्तानगंज है ये आपका दास्त नदी के किनारे है जो कि बलूचिस्तान में है। और जो आपका सुल्तानगंज है ये एक प्राकृतिक चट्टान में बसा है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि कौन सा नगर है जो प्राकृतिक चट्टान में बसा है, सुल्तानगंज है। और यहाँ से भी कुछ साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही और बहुत सारे नगर हैं जैसे कि राखीगढ़ी है, ये यहाँ पे काफ़ी बड़ा स्थान रखता है। और इंडिया की बात करें तो सबसे बड़ा प्लेस है सिंधु घाटी सभ्यता का। जो बनावली है ये भी आपके हरियाणा का ही पार्ट है, राखीगढ़ी भी हरियाणा का है। साथ ही रोपड़ ऐसा प्लेस है जहाँ से मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ये काफी क्वेश्चन भी बनता है। और आज़ादी के बाद सबसे पहले जिस स्थान की खुदाई हुई थी वो रोपड़ में था। और बात करें कि सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं तो गुजरात में मिले हैं। ये भी क्वेश्चन बन चुका है कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज़्यादा स्थल किस राज्य में मिले हैं तो ये गुजरात में मिले हैं। और सबसे ज़्यादा ओवरऑल बात करेंगे तो इंडिया में मिले हैं और उसके बाद पाकिस्तान में मिले हैं। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 नगर मिले हैं। ये 3 देशों में फैला हुआ है और ये त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। इसका जो आकृति है ये त्रिभुजाकार है। ठीक है, बाकी इसके बारे में मैंने डिटेल में बहुत पहले पढ़ाया था, हिस्ट्री पढ़ाया था, तो इसमें मैंने बहुत ही बारीकी से सिंधु घाटी सभ्यता को सबको बताया था कि उद्भव का कारण क्या था, क्या क्या रीजन थे जिससे हमने माना कि हमारी सभ्यता है, पतन के क्या कारण थे, कहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। लगभग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने डिस्कस किए थे। तो आज स्थापत्य के दृष्टिकोण से हमें आपको ये बताना था कि वहाँ का नगर नियोजन कैसा था, वहाँ की मूर्तियाँ कैसे बनती थी, वहाँ के जो महत्वपूर्ण नगर थे वहाँ से क्या क्या मिला
की सभ्यता, जहाँ नगरीय सभ्यता थी, जहाँ पे वाणिज्य था, व्यापार था, इतनी उन्नत व्यवस्था थी, वहीं आप देखेंगे वैदिक काल में लोग चरवाहे के रूप में आ जाते हैं। पशुओं को चराना उनका मेन मोटिव होता था। चारागाह के लिए युद्ध करते थे, उत्पादन बिल्कुल भी नहीं करते थे, ना के बराबर वो जौ का उत्पादन करते थे और चारागाहों के लिए युद्ध करते थे। और इसी समय बात होती है कि आर्यों का आक्रमण हुआ। आर्य जो है वो बाहर से आए थे, आर्य विदेशी थे, जबकि अभी जल्दी ही जो रिसर्च हुआ है उसमें पाया गया कि आर्य विदेशी नहीं थे, वो बाहर से नहीं आए थे। लेकिन अभी आपके सिलेबस में लिखित रूप में नहीं आया है, अभी हम यही पढ़ रहे हैं कि आर्य जो है वो विदेशी थे। और जो आर्य आए वो बहुत सारे कबीले के रूप में आए थे, जिसमें भारत कबीला सबसे शक्तिशाली था और जिनके बीच दसरा की युद्ध भी हुआ था रावी या पारशुरी नदी के किनारे। तो जो आपका वैदिक काल है, यहाँ पे स्थापत्य का फिर से पतन हो गया, लोग फिर से झुग्गी झोपड़ियों में आ गए, कच्ची जो है दीवारों और जो है घास फूस के मकानों में रहने लगे। चारागाह का जो है महत्व बढ़ गया, पशुओं की महत्व बढ़ गई, जिसके पास जितना ज़्यादा पशु उतना ज़्यादा अमीर। इसलिए राजा को गोपति, जो घर के मालिक होते थे, उनको भी लड़कियों को जो दूध निकालती थी उनको दुहिता कहा जाता था। जो अतिथि होते थे उनको भी जो है सम्मान दिया जाता था। मोस्टली जितनी भी चीज़ें होती थी वो गाय से उनका नाम रख दिया गया, क्योंकि गाय को अभन्या कहा गया, ना मारने योग्य कहा गया। लेकिन इस काल में स्थापत्य का पूरी तरीके से पतन हो चुका था। कुछ खास चीज़ें हमें देखने को नहीं मिलती हैं किताबों में, चाहे जो लिखा हो कि इंद्र का मकान था या इंद्र जो थे वो किले के तोड़ने वाले थे, लेकिन ऐसा कोई हमें साक्ष्य नहीं मिलता कि इसमें कोई किला था और इंद्र ने तोड़ा हो या इंद्र का कोई महल हो। उस समय जो भी साक्ष्य मिले हैं वही मिले हैं कि कच्ची घास फूस के घर थे और जो लोग थे वो चरवाहों का जीवन जीते थे। उत्तर वैदिक काल जब आता है तो जो राजा है वो साम्राज्य विस्तार की तरफ ध्यान देने लगते हैं। अब पशुओं का महत्व घटने लगता है, लोग साम्राज्य विस्तार और जो है कृषि उत्पादन पे ध्यान देने लगते हैं। लोहे का उपयोग होता है, कृषि में उत्पादन बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ जाता है और फिर उसका डिमांड बढ़ जाता है और यहीं से फिर वर्ण व्यवस्था जो है वो जन्म आधारित हो जाता है। जबकि वैदिक काल में, वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है ये जाति आधारित नहीं, ये जन्म आधारित नहीं था बल्कि कर्म आधारित था। एक ही घर में अलग अलग जो है वर्णों के लोग रह सकते थे, जिसको जैसा काम पसंद हो वो कर सकता था और जो जैसा काम करता था उसे उसी वर्ण का माना जाता था। जैसे अगर एक बेटा शस्त्र चलाना जानता है तो वो क्षत्रिय वर्ण का कहलाता था, दूसरा बेटा पढ़ने और पढ़ाने में इंटरेस्ट रखता है तो वो ब्राह्मण वर्ण कहलाता था। मम्मी अगर दूसरे के घर में आटा पीसती हैं, झाड़ू लगाती हैं तो वो शूद्र वर्ण की कहलाती थी। पिता अगर वैद्य हैं तो वैश्य कहलाते थे। तो एक ही घर में चारों वर्णों के लोग हो सकते थे और ये बहुत अच्छी व्यवस्था थी। जिसका जैसा इंटरेस्ट हो, जिसमें जैसी योग्यता हो, वो उसी वर्ण का कहलाता था, जा सकता था। लेकिन जैसे उत्तर वैदिक काल में व्यवस्था बदली, उत्पादन बढ़ा, लोहे के हथियारों का उपयोग हुआ, वैसे ही ये वर्ण व्यवस्था भी क्या हो गया, बदल गया। अब यहाँ पे जन्म आधारित हो गया कि जो जिस वर्ण में जन्म लेगा वो उसी का हो जाएगा और यही वर्ण व्यवस्था आगे चल के जाति व्यवस्था में तब्दील हो गया। यानी कि अभी तक कोई धर्म नहीं है। और अगर बात करें कि धर्म कब आया, तो पहले जाति व्यवस्था है, बाद में धर्म आया। धर्म की संकल्पना कब आई है? अभी तक कोई धर्म की बात नहीं करता था, लोग वर्णों में रहते थे, वर्ण भी कोई बाध्यकारी नहीं था। उत्तर वैदिक काल में ये वर्ण जो है बाध्यकारी हो गए और आगे चल के ये जाति बन गए। और फिर जातियों के लिए जब बहुत ज़्यादा एक तरीके से कहें कि रूढ़िवादिता आ गई, बहुत ज़्यादा बुराई आई सोसाइटी में, तब उसका विरोध करने के लिए महात्मा बुद्ध जैसे लोगों का प्रादुर्भाव हुआ। महात्मा महावीर आए और इन्होंने लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया कि आप इनके भाई बंधु हैं, आप इनको जो है अछूत या नीची जाति का कहेंगे, इनका अपमान क्यों करते हैं, इनको भी सम्मान मिलना चाहिए। और उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। और चूँकि भगवान बुद्ध जो है उनका नाम सिद्धार्थ था, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो महात्मा बुद्ध के नाम से जाने गए कि उन्हें बुद्धि की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, महात्मा बुद्ध थे। उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने क्या कह दिया, ये बौद्ध धर्म है और फिर एक धर्म की संकल्पना आ गई। महावीर स्वामी भी जब ज्ञान की प्राप्ति किए तो वो जिन कहलाए और उनके जिन कहने की वजह से या उनके मरने के बाद उनके अनुयायियों ने क्या कहा कि ये हमारा जैन धर्म है, जबकि उन्होंने कोई धर्म नहीं चलाया था। वो बस लोगों को समझाने निकले थे, जागरूक करने निकले थे। अब जैसे गांधी जी समझाने निकले, अगर लोग इतने जागरूक ना होते तो गांधी जी के मरने के बाद एक गांधी धर्म चल जाता और लोग उसके लिए फॉलोवर हो जाते। लेकिन शुक्र है कि हम जागरूक थे तो हमने उसको कोई धर्म का नाम नहीं दिया। ऐसे कि वो भी महात्मा थे जिन्होंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की, लेकिन उनके
यहीं से क्या हो गया, धर्म की संकल्पना आ गई। अभी तक कुछ नहीं था, कोई न जाति थी ना कोई धर्म था, लेकिन लोगों ने पहले जाति बनाया, अब यहाँ से धर्म आ गया और धर्म की संकल्पना 3 धर्म हो गए, जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म। और बाद में 570 ईसा पूर्व में आपने देखा कि एक पैगम्बर मोहम्मद साहब जो कि आपके अरबियन कंट्रीज में उनका जन्म हुआ मक्का मदीना, और उन्होंने वहाँ के लोगों को जागरूक करने की कोशिश किया, समझाने का कोशिश किया कि जो गलत है उसको नहीं मानना चाहिए। उनकी मृत्यु के बाद लोगों ने उसको एक नया धर्म का नाम दे दिया और एक इस्लाम धर्म सामने आ गया। ऐसे आपने देखा जेरूसलम में वहाँ पे जो बुराइयाँ थी उसको दूर करने के लिए ईसा मसीह नाम के जो व्यक्ति हैं वो जागरूक करने लोगों को निकले, समझाने निकले, और लोगों ने उनके मरने के बाद उनको भी भगवान बनाया और एक नया धर्म जो है सामने आया। तो ऐसे ऐसे कर करके धर्म जो है वो एक एक बनते चले गए। जो भी समझदार व्यक्ति लोगों को समझाने निकला, उसके मरने के बाद उसी को लोगों ने भगवान बना दिया और एक धर्म का नाम दे दिया। और ये धर्म वर्तमान में आप देख रहे हैं कितना जटिल रूप लेकर के सामने आया है कि अब इसका कोई सलूशन ही समझ में नहीं आता है। तो धर्म वर्म कुछ भी नहीं था, लेकिन इंसानों ने जैसे जैसे विकास के अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीज़ों का जो है आविष्कार कर दिया। तो अगर बात करें तो सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ, फिर संस्कृति आई, उसके बाद वर्ण व्यवस्था, और फिर वो जाति के रूप में आई, और फिर धर्म सबसे लास्ट में आया। लेकिन आज धर्म सर्वोपरि हो गई है, संस्कृति और सभ्यता अब लोगों के लिए गौड़ बात हो गई है। तो ये है, अगर इंसान पढ़ ले अच्छे से कोई भी सब्जेक्ट तो उसे पता चल जाए कि रियल में ये सब क्या है। कुछ भी नहीं है, सिर्फ लोगों ने अपनी सहूलियतों के लिए जो चीज़ें बनाई हैं वो आज उन्हीं के गले का फंदा बन गया है। आज हर इंसान धर्म और जाति से कहीं ना कहीं पीड़ित है, परेशान है, क्योंकि ये चीज़ें लोगों के विकास में, लोगों की सहूलियतों में, लोगों की आज़ादी में, लोगों के सुकून में बाधाएं डालती हैं। लेकिन फिर भी हम उसके अंदर उसमें बदलते हैं। तो ये बात हो रही है कि ये चीज़ें कहाँ से डेवलप हुई। जैसे आप लोगों से कोई पूछे कि क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ये कहाँ से बनती है धर्म जैसी चीज़ें, किसके दिमाग की उपज है और क्यों आई सामने। तो ये सारी बातें आई होगा आप लोगों को समझ में आई होगी। आर्ट एंड कल्चर में स्थापत्य, और स्थापत्य में हमने सिंधु घाटी सभ्यता का स्थापत्य देखा। फिर हमने देखा कि वैदिक काल में स्थापत्य तो नहीं है, लेकिन समाज में जो परिवर्तन आया उसके बारे में हमने थोड़ी चर्चा कर ली। उसके बाद जो स्थापत्य आता है ये फिर आता है मौर्य काल में, जब पहली बार साम्राज्य विस्तार होता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने किसकी मदद से किया था? चाणक्य की मदद से किया था, जो कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बीतते बीतते महाजनपदों का उदय शुरू हो गया। 16 महाजनपद जो है वो उभर करके सामने आए। उनमें से जो सबसे शक्तिशाली था वो था मगध, और मगध ने ही सबको हरा करके एक एक करके अपने साम्राज्य में मिला दिया। और जो ये मगध राज्य था ये एक साम्राज्य बन गया जिसमें सभी राज्यों का विलय हो गया। और उस साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और उनके जो गुरु थे वो थे चाणक्य। चाणक्य के ही मार्गदर्शन में उन्होंने किया था, और सही मायने में कहें तो इसके लिए चाणक्य ही जिम्मेदार थे। हालांकि मगध में इसके पहले हर्यक वंश, नंद वंश ऐसे शासन कर चुके थे, लेकिन एक बड़े साम्राज्य का जो स्थापना किया वो मौर्य ने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, जिनके पुत्र बिंदुसार हुए, और बिंदुसार के पुत्र अशोक हुए, और अशोक के बाद इस साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो जो दूसरी बार स्थापत्य का चंद्रोत्कर्ष हुआ वो आपके मौर्य काल में हुआ, मौर्य साम्राज्य में हुआ, और यहाँ से मंदिर बनना शुरू हुआ। इसके पहले मंदिर नहीं बनते थे। आपका आर्ट एंड कल्चर पढ़ाने का तात्पर्य यही है कि आप हर चीज़ जानें कि शुरुआत कहाँ से हुई, मूर्तियाँ बननी कहाँ से शुरू हुई, चित्रकला कहाँ से शुरू हुआ, मंदिर कब आया है, स्तूप बनना कब शुरू हुआ, धर्म कब से आया है, जाति व्यवस्था कब से आपके जीवन में आया है। तो यहाँ से मंदिर निर्माण शुरू हुआ। अभी तक कोई मंदिर नहीं था। इंसान नेचर की पूजा करता था, नदियों की पूजा करता था, सांप की पूजा करता था, पत्थर की पूजा करता था, वायु की पूजा करता था, इंद्र की पूजा करता था कि वो वर्षा करते हैं, ये हवा चलाते हैं, ये पानी देते हैं। ऐसे लोगों की
साम्राज्य शुरू हुआ तो शुरुआती दौर का मंदिर, फिर धीरे धीरे करके फिर उन्हीं चबूतरों पर खूबसूरत मंदिर, फिर नक्काशी करना, फिर उसके ऊपर जो है अलग अलग डिजाइन करना, मूर्तियाँ रखना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई और फिर वहीं से मंदिर का विकास शुरू हुआ। और आज के ज़माने में आप हर घर में मंदिर देखेंगे, लेकिन उसके पहले कोई मंदिर वगैरह नहीं होता था। आपको अभी तो चित्रकला पढ़ाएंगे तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो देवी देवता हैं, इनमें भी हमारे देवी देवताओं में भी कितनी ज़्यादा जैव विविधता है। आपको कैसे पता कि जो माँ दुर्गा है वो शेर की ही सवारी करती है? ये किसी की कल्पना ही तो है, किसी ने देखा तो है नहीं। किसको पता कि शंकर भगवान के गले में सांप रहता है? किसी ने देखा नहीं है, ये किसी की कल्पना ही तो है। जो गणेश जी है वो सिर्फ चूहे की ही सवारी करते हैं, ये किसी को पता थोड़ी है। ये क्या है? ये किसी की कल्पना है और उस कल्पना को हमने क्या किया है? यथार्थ बना दिया है। तो पहले जो ये कल्पना की गई, ये जो रूप बनाया जाता है, क्या वो किसी भगवान का रूप होता है? नहीं, वो किसी की कल्पना ही तो है जो उन्होंने ये रूप बना दिया है। तो ये सारी चीज़ें अभी तो आप लोगों की शुरुआत है। आर्ट एंड कल्चर में आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी कि मूर्तियों का इतिहास कितना खूबसूरत है। अभी हम चित्रकला को भी देखेंगे कि कहाँ से चित्रकला शुरू हुई और वर्तमान की जो ये त्रिदिनीय चित्रकला आई है इसमें कितना परिवर्तन आया है। तो अभी तो एक एक करके देखेंगे। तो स्थापत्य में आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम और आगे बढ़ेंगे और फिर पूरा